चूने का मृदा पर प्रभाव, कि चूने का मृदा पर क्या क्या आपके प्रभाव पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पहला लिखिए इसके अंदर। देखो बेटा जी, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि क्या नाम से जो उचित पीएच वाली जो मृदा होती है, क्या होती है, उचित पीएच वाली जो मृदा होती है, मृदा अच्छी होती है, तो उस मृदा के अंदर क्या होता है बेटा जी, अपने जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं, दानेदार होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, वातन अच्छा होता है। और वातन के साथ साथ में क्या होता है बेटा जी, इसमें जो वातन अच्छा होगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होगी, इसके अंदर आपको ज्यादा मिलेगी, और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के साथ में इसके पोषक तत्व जो है वो भी इनके क्या मिलेंगे, आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसमें मात्रा जो है क्या होगी, बढ़ती है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट यही है अपना कि मृदा दानेदार हो जाती है। पहला पॉइंट ये इसमें मृदा दानेदार हो जाती है। मृदा कैसी हो जाती है, दानेदार हो जाती है, क्योंकि जब मृदा की अच्छी गुणवत्ता होगी, अम्लीय मृदा से उसकी मृदा की पीएच क्या होगी, बढ़ेगी, मृदा अम्लीयता घटेगी, पीएच बढ़ेगी, तो मृदा के दाने कैसे होंगे, दानेदार होंगे। मृदा के दाने कैसे होते हैं, दानेदार होते हैं। ठीक है, सेकंड लिखिए दूसरा इसमें लिखिए, अब मृदा दानेदार हो जाएगी तो क्या होगा, मृदा अपरदन जो होगा बेटा, मिट्टी क्या होगा, कम होगा। तो इसमें ये मृदा अपरदन, मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन क्या होगा, कम होगा। अब क्या होगा बेटा जी, मृदा अपरदन कम हो गया, दानेदार हो गई, तो इसमें पादपों की जो वृद्धि होगी या पौधों की जो वृद्धि होगी क्या होगी, अच्छी होगी। लिखो तीसरा, पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। चौथा लिखिए, H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या में कमी आती है, में कमी आती है। H+ आयनों की संख्या में कमी आएगी। मैंने आपको बताया है बच्चों कि क्या नाम से आपके कल रिएक्शन बताई थी मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मैंने रिएक्शन बताई थी। उस रिएक्शन में आपके क्या था, क्ले के साथ में रिएक्शन थी। जैसे मान लीजिए आपके H+ आयन, ये H+ आयन जो है ये मृदा की जो क्ले है या मृदा की सतह पर आपके क्या अधिशोषित है, और अधिशोषित होने के कारण क्या होगा, जब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा तो कैल्शियम यहाँ से निकलेगा, और कैल्शियम यहाँ से निकल करके और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन आपके निकलेंगे, और दोनों हाइड्रोजन निकलने के बाद में कैल्शियम युक्त ये आपकी क्या हो जाएगी, क्ले क्या हो जाएगी, कैल्शियम युक्त क्ले आपकी ये हो जाएगी। और इसमें से एक जल का अणु क्या निकल जाएगा, एक जल का अणु आपके बाहर निकल जाएगा। तो H+ आयनों की संख्या में कमी हो गई। अब H+ आयनों की संख्या में कमी होने के बाद में क्या होगा, जब H+ आयनों की संख्या में कमी हो गई तो पीएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिख लो इसमें पांचवा, पीएच बढ़ती है, पीएच बढ़ती है, या आप यूं भी लिख सकते हो कि पीएच का मान बढ़ता है। 6 लिखिए छठा, कि जब H+ आयनों की संख्या आपकी बढ़ गई, पीएच मान भी आपके बढ़ रहा है, इसका मतलब OH- आयनों की संख्या क्या होगी, OH- आयनों की संख्या में क्या होगी, संख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी बेटा जी, OH- आयनों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, सातवां लिखिए, अब देखिए बेटा जी, OH- आयनों की संख्या में वृद्धि हो गई, H+ आयनों की संख्या में कमी हो गई, पीएच का मान आपके बढ़ गया और मृदा कैसी होगी, दानेदार हो गई।
तो इसका मतलब वायु का जो वातन होगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा। लिखिए वायु का वातन अच्छा होता है। वायु का वातन अच्छा होता है। अब बेटा वायु का वातन भी अच्छा हो गया तो जल को, पानी जो है आपके जल को लोप करने की क्षमता या जल को धारण करने की क्षमता में वृद्धि होगी, क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसकी क्षमता में वृद्धि हो गई, वातन भी अच्छा हो गया, OH आयनों की संख्या में वृद्धि हो गई। अब क्या होगा, नौवा आपके हो जाएगा इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। तो सूक्ष्म जीवों में या सूक्ष्म जीवों की सक्रियता हाँ बिल्कुल, आप ये बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, बिल्कुल सही बेटा, सही बोल रहा हूँ आप। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है या सक्रियता बढ़ती है, या सक्रियता में वृद्धि होती है। ठीक है, ये इसके 9 प्रकार 9 जो प्रभाव थे आपके सोने का बनावट, जो 9 प्रभाव थे वो 9 के 9 प्रभाव आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो लिखिए लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं टॉपिक सेकंड है आपका। फर्स्ट तो आपके अम्लीय मृदा कंप्लीट हो गया, सेकंड है आपके इसमें लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाएं इसमें लिखिए ये इसमें लिखिए प्राप्ति क्षेत्र। प्राप्ति क्षेत्र, अब प्राप्ति क्षेत्र में क्या होगा आपके, इसमें प्राप्ति क्षेत्र में बेटा ये होगा आपकी ये लवणीय मृदाएं किस किस जगह आपको मिलेगी। मतलब ऐसा क्या होगा कि जहां पर लवणीय मृदाओं की प्रधानता आपके होगी, तो यहाँ पे आप लिखिए शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाएगी। अब बेटा देखना कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, कैसे पाई जाती है कि बेटा देखो कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जैसे अपने राजस्थान हो गया, क्या है अपने राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं तो नमी भी मिलती है और कहीं कहीं आपके बिल्कुल जो टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज भी होता है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर बारिश भी क्या होगी, कम होगी, कम होगी। अब बारिश कम होने से क्या होगा बेटा, जो बारिश जब होगी तो उसके पानी में, बारिश के पानी में आपके लवण जो है, क्या है, लवण। जिस प्रकार देखो ये मृदा है, ऊपरी सतह है, ये मृदा है, ठीक है। इस मृदा के यहाँ क्या हुआ, बारिश आ गई, क्या हुई, बारिश हो गई। अब बारिश होने के साथ में क्या होगा कि यहाँ पर इस मृदा की ऊपरी सतह पर या इस मृदा में यहाँ से ये पानी क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है। और ये यहाँ एंटर करेगा तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर ये पानी क्या होगा, आपके स्टोर होगा। क्या होगा, ये पानी स्टोर होगा। अब जहाँ पर पानी स्टोर होगा वहां से क्या होगा बेटा, ये देखो यहाँ से ये पानी आ रहा था तो इसके संपर्क में बहुत से आयन आए होंगे, इसके संपर्क में बहुत से आयन आए होंगे। और ये जो आयन है आपके, ये आयन क्या करेंगे, इसके पानी के साथ में घुल करके कहाँ आएंगे, नीचे, नीचे आ जाएंगे घुल करके। अब एकदम से क्या होगा, जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो ये आयन इसके साथ में वापस क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे।
ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए अपना चल रहा था लवण मृदाएं, इनका प्रांतीय क्षेत्र में क्या बताया था, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई आपके जाएगी। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया आपको शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र क्या होते हैं, वापस से सुनो नहीं तो जो बच्चे ने सुने कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर आपकी बारिश कम होती है और बारिश होने के साथ में आपके क्या होता है बेटा जी, उस पानी के साथ में मिलकर के, जैसे मृदा के सतह पर ही आया पानी, इस पानी के साथ में मिलकर के जो लवण जो है वो कहां चले जाएंगे, मृदा के निचले स्तरों में जाएंगे और मृदा के निचले स्तरों में जाने पर क्या होगा बेटा जी, इनका वाष्पोत्सर्जन कब होगा कि जब यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, तेज धूप पड़ेगी तो इस प्रकार से इसका वाष्पोत्सर्जन होगा पानी के ऊपर से, पानी के ऊपर से वाष्पोत्सर्जन होगा तो ये लवण इसके साथ में क्या होंगे, पानी के साथ में ऊपर जाएंगे और ऊपर से सतह पर जाकर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे और जमने के कारण यहाँ पर लवण प्रभावित मृदा ये आपके हो जाएगी। इस तरीके से ये लवण प्रभावित मृदाएं आपकी होती है। ठीक है, आगे सुनिए लवणीय मृदा बनने के कारण। फर्स्ट देखिए इसमें लवणीय मृदा बनने के कारण, लवणीय मृदा बनने के क्या क्या कारण है वो लिखिए बेटा जी। बेटा जी एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें, आराम दिख जाएगा दोबारा। लवणीय मृदा बनने के कारण ये लिखा हुआ है, अब लिखो। सबसे पहला है शुष्क जलवायु। फर्स्ट इसमें आ जाएगा बेटा जी आपके शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। पहला लिखिए इसमें शुष्क जलवायु। इसमें लिखिए शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है, शुष्क क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होता है, वहां लवण मृदा की सतह पर, वहां लवण मृदा की सतह पर, वहां लवण मृदा की सतह पर जम जाते हैं, जम जाते हैं। वहां लवण मृदा की सतह पर जम जाते हैं। ठीक है, अब बेटा ये मृदा की सतह पर किस प्रकार से जमेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है कि कब जमेंगे। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखना है आपको कि वर्षा होने पर यह है लवण, वर्षा होने पर, वर्षा होने पर यह लवण पानी के साथ या पानी में घुलकर, पानी में घुलकर
मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन तेजी से होने के कारण यह लवण जल के साथ या पानी के साथ ऊपरी संस्तरों में ऊपरी सतह पर, जैसे लिखो ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, अब मैंने क्या है समझ लो इसको एक बार। मैंने कहा कि लवणीय पदार्थ बनने के क्या कारण है, हम ये पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं शुष्क जलवायु। क्या है शुष्क जलवायु? शुष्क जलवायु किन क्षेत्रों में होती है बेटा जी? अपने राजस्थान है, क्या है अपना राजस्थान है। राजस्थान में आपका आता है टोंक में, यहाँ हम रहते हैं, ठीक है। टोंक है हमारे पास में, क्या नाम से हरियाणा है, सॉरी हरियाणा तो एक स्टेट है, हरियाणा है, ठीक है हरियाणा, ठीक है हरियाणा के अंदर, ठीक। टॉप में अपने आते हैं आपके श्री गंगानगर, चूरू, इसमें राजस्थान में श्री गंगानगर, चूरू, बूंदी, जैसलमेर, अलवर, इन सभी क्षेत्रों में बेटा क्या है आपके शुष्क जलवायु है। क्या है इन सभी क्षेत्रों में शुष्क जलवायु है। ये जो प्रक्रिया बता रहा हूं इन सभी क्षेत्रों में होती है। तो देखिए शुष्क क्षेत्रों में यहाँ वर्षा कम होती है, शुष्क क्षेत्रों में क्या होती है वर्षा कम होती है, और तापमान जो होता है क्या होता है यहाँ पर अधिक होता है, गर्मी अधिक पड़ती है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। वहाँ लवण मृदा की सतह पर जाकर के क्या हो जाते हैं जम जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा वहाँ लवण मृदा की सतह पर जाकर क्या हो जाते हैं जमते हैं, और जमने के कारण ऊपर की सतह पर लवण जमा हो जाते हैं। जैसे जयपुर की सांबर झील आप लोगों ने देखी हो, तो सांबर झील भी क्या है एक लवणीय क्षेत्र है। सांबर झील क्षेत्र क्या है लवणीय क्षेत्र है। जयपुर से आप आगे निकलते हो जैसे ही तो फुलेरा जंक्शन वगैरह आते हैं आगे, तो इन सभी जंक्शनों पर आप जाओगे तो आपको खारा पानी मिलता है, क्योंकि वहां पर उस मृदा में लवण की मात्रा क्या है ज्यादा है। क्या है उस मृदा में लवण की मात्रा क्या है ज्यादा है, ठीक है। फिर क्या होता है अब ये किस तरीके से जमता है वो भी हम मैं बताता हूँ। देखो बेटा जी कि वर्षा होने पर यह लवण पानी में घुल करके, अब ये जो लवण होंगे कौन से लवण जो आपके मृदा की ऊपरी सतह पर मिलेंगे, वो लवण घुल करके कहाँ चले जाते हैं निचले संस्तरों में चले जाते हैं, और जब पानी बह करके भी आता है उसके साथ भी क्या आते हैं लवण आते हैं, तो ये निचले संस्तरों में चले जाते हैं। और जब बारिश आके खत्म, बारिश खत्म होगा, सर्दी का मौसम है, सर्दी का गर्मी का मौसम जब आता है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है तेज हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है तेज होता है। और वाष्पोत्सर्जन तेज होने के कारण जो इस मृदा के अंदर क्या बनी हुई रहती है आपके केशिकाएं बनी हुई रहती है। क्या बनी हुई रहती है केशिकाएं बनी हुई रहती है, और इन केशिकाओं के माध्यम से ही ये लवण उस पानी के साथ में ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर चढ़ करके इस मृदा की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं जम जाते हैं, और ऊपरी सतह पर जमने से ही हमारे लवणीय मृदाओं का निर्माण होता है। ये इसका बेटा पूरा प्रोसेस है आपकी, ठीक है। आगे की लवणीय तंत्र सिंचाई बी।
लवणीय जल से सिंचाई। इसमें लिखिए, इसमें लिखो बेटा जी, लवणीय जल से लगातार खेत की सिंचाई करने से, लवणीय जल से लगातार खेत की सिंचाई करने से मृदा की ऊपरी सतह पर लवण एकत्र होते रहते हैं, लवण एकत्र होते रहते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी परत पर लवण प्रधानता होने से मृदा लवणीय हो जाती है। मृदा लवणीय हो जाती है। क्या हो जाती है मृदा? लवणीय हो जाती है। देखो समझ लो बेटा जी, मैंने टॉपिक दिखाया, आपको पॉइंट दिखाया लवणीय जल से सिंचाई। अब देखो बेटा जी, लवणीय जल से सिंचाई का मतलब क्या है कि बेटा जी जैसे आपके Na है, आपके सोडियम है, आपके क्लोरीन है या और विभिन्न प्रकार के लवण है, ये लवण क्या होंगे कि उस खेत में, जैसे मान लीजिए कुआं लवणीय जल से भरा हुआ है, पानी लवणीय है, तो उस एक बार में एक ही जल से सिंचाई करोगे उसी से हर साल, तो क्या होंगे उसमें से लवण जो होंगे, पानी में से लवण जो होंगे वो मृदा की ऊपरी सतह पर क्या होंगे, एकत्रित होते रहते हैं। हर साल में उसमें ऊपरी सतह पर एकत्रित होते रहेंगे और वो उस मृदा में हल वगैरह से या जोत से वो उसमें मिलते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, मृदा के अंदर लवणों की मात्रा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और मृदा में लवणों की मात्रा ज्यादा होने से वो मृदा कैसी हो जाएगी बेटा जी, लवणीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लवणीय वो मृदा हो जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बेटा जी इसमें अगला पॉइंट, जल दिशाओं से सी, आपके जो भी पॉइंट चल रहा है सी ए, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड वो जो जैसा भी हो आप लिखते जाना। जल के दिशाओं से, जल के दिशाओं से, इसमें लिखिए जल रिसने वाली नहरों और नालियों से रिसने वाले नहरों और नालियों से रिसने वाले जल द्वारा भी
जल द्वारा ही मृदा की ऊपरी सतह पर लवण एकत्र होते रहते हैं। लवण एकत्र होते रहते हैं। अब देखिए बेटे क्या है इसका, मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से जल का रिसाव होगा और जल के रिसाव होने के कारण मृदा किस हो जाएगी, लवणी हो जाएगी। देखो जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो है ये एक गांव है, क्या है ये एक गांव है, एक खेत है, ठीक है। इस खेत के यहाँ से आपके एक नहर जा रही है, ये क्या जा रही है, नहर जा रही है, ये क्या है, नहर, ठीक है, नहर जा रही है। या फिर मैं कहूँ कि इस गांव के पास में एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है। अब इसका और नहर का जो तल है ये गांव से क्या है, ऊंचा है, तल क्या है, गांव से ऊंचा तल इसका है, और ऊंचे तल होने के कारण क्या होगा, तालाब में से जल का रिसाव होगा। किसका रिसाव होगा, जल रिसाव, क्या होगा, जल रिसाव। और मान लीजिए ये नहर भी कहीं से डैमेज है, ठीक है, तो इस नहर से भी क्या होगा, जल का रिसाव होगा। और आपको पता है कि तालाब हो चाहे नहर हो चाहे कोई सा भी जल हो, इनके अंदर लवणों की प्रकार होती है, ठीक है। अब ये लवण क्या करेंगे, जैसे जैसे ये पानी ज्यादा जाएगा, रिसता जाएगा, तो जहां जहां रिसता जाएगा फिर पानी का वाष्प से होकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उड़ने के बाद में यहाँ इस सतह पर आपकी क्या जमा हो जाएगी, लवण, क्या जमा हो जाएगी, इस सतह पर लवण जमा हो जाते हैं। और लवण जमा होने के कारण आपकी ये मृदा किस रहेगी, आपकी लवणी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, लवणी हो जाती है। तो एक कारण जल के रिसाव का आपके यह है, ठीक है। ये फोटो पड़ रहा है, नेक्स्ट लिखिए डी, अपर्याप्त जल निकासी, अपर्याप्त जल निकासी। अब बेटा जी देखिए एक ऐसा क्षेत्र है जहां क्या नाम से आपके जल भरता है, क्या भरता है, जल भरेगा। और जल भरने से यदि मान लीजिए वहां पे वो जल हमेशा इकट्ठा होता है, तो जल हमेशा इकट्ठा होता रहेगा, आपके उस जल का वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा। वाष्पोत्सर्जन होने से उसके लवण जो है वो कभी उड़ते नहीं है। सपोज करो, सोचो कि जल उड़ गया, लवण भी उड़ गए, ये सब थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखना, लवण कभी उड़ते नहीं है, वो लवण वही के वही रहते हैं। हाँ ये है कि पानी दूसरी जगह से आता है और वहां आकर के एकत्रित होगा, और एकत्रित होने से लवण उनके साथ जाएंगे और वो लवण वहां जमा होते रहेंगे, और धीरे धीरे लवण की इतनी मात्रा बढ़ जाएगी कि वहां की जो भूमि है वो कैसे जाती है, लवणी है। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल साहब, इसका कारण वो भी है, वो भी मैं बता हुआ बेटा कि वर्षा का जो जल है, भैया पूछ रहे हैं कि जो वर्षा का जल है ये क्या नाम से, सर इसी कारण से लवणी होता है क्या, क्या इसी कारण से वर्षा का जल लवणी होता है, नहीं, इस कारण से वर्षा का जल कभी भी लवणी नहीं होता। देख भैया फोटो, ये हाँ ये भैया फोटो देख, पहले इधर देख, ये फोटो बना दी, बादल की है, बदल है, ये ध्यान रखना, ये बदल है, ठीक है। इन बदलों से क्या है, हाँ यहाँ पर, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये फोटो बना दी मैंने बदल की, ये बदल है, ये बादल है, बादल, ठीक है। और ये यहाँ से क्या कर रहा है, बारिश कर रहा है, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में आपको पता है बहुत सी गैसें होती है, क्या होती है, बहुत सी आपकी गैसें होती है, ठीक है, गैसें होती है। साथ में जब बादल, उन में से पानी आता है और नीचे से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, इन दोनों में टकराव होता है, टकराव होने के कारण क्या उत्पन्न होती है, बिजली, क्या उत्पन्न होती है, बिजली। अब बिजली क्या करती है, आपके जल के जो अणु है उनको क्या करती है, तोड़ती है, क्या करती है, तोड़ती है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आयनों को तोड़ा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन तोड़ा। और इसी प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट में SO2 गैस भी होती है, क्या होती है, SO2, ठीक है। तो ये इसका निर्माण कर लेती है, SO4 का
दो H प्लस आयन है वो किसके साथ में जुड़ जाएंगे, आपके साथ में SO4 के SO4 2 माइनस गैस होगी आपकी, उस गैस के साथ में जुड़ जाएंगे और आपके क्या बनाएंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपके बना देंगे। इसे ही हम अम्लवर्षण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अम्लवर्षण कहते हैं। और यही आयन जो है हमारी धरती पर आते हैं, क्या होते हैं, यही आयन जो है हमारी धरती पर आते हैं। अब बादलों के पानी में थोड़ी होता है ये अम्ल, बादलों के पानी में अम्ल नहीं होता बेटा, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में होता है, चाहे वो ऊपर से ले लो चाहे आपके जमीन के से ले लो। ठीक है बेटा, समझ आ गई है बात भैया? तो किसने पूछा था क्वेश्चन? आगे ना बेटा, ठीक है चलो आगे चलिए। पर्याप्त जल निकासी इसमें लिखिए जल की निकासी पर्याप्त नहीं होने के कारण जल निकासी पर्याप्त नहीं होने के कारण जल निचले स्तरों में एकत्र होता रहता है, जल निचले स्तरों में एकत्र होता रहता है और सूखने पर लवणों को वहीं छोड़ देता है, और सूखने पर लवणों को वहीं छोड़ देता है, लवणों को वहीं छोड़ देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके लवण उसकी ऊपरी सतह पर एकत्र होंगे। लिख लो कि जिससे लवण ऊपरी सतह पर एकत्र होंगे और मृदा कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। जिससे लवण ऊपरी सतह पर एकत्र होते हैं और मृदा लवणीय हो जाती है, आगे देखिए बेटा जी, नेक्स्ट लिखिए कौन सा चलेगा, ई पॉइंट। इस पे लिखो मृदा परिच्छेदिका में कड़ी पर, मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत, मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत। अब देखिए बेटा मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत का मतलब क्या है, मैंने कहा है आपको, मैंने बताया है कि क्या नाम से आपके जो लवण जो है धीरे धीरे बारिश के साथ में पानी के साथ में आए और कहीं से भी आए, नीचे से भी आए, और वो लवण जो है मृदा के ऊपरी सतह पर क्या होंगे, जमते रहते हैं। क्या होते हैं, जमते रहते हैं। और जमने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जो पानी आएगा फिर बाद में उस पानी को निचले संस्तरों में जाने से रोक देगा। क्या होगा, निचले संस्तरों में जाने से रोक देगा और वो पानी वहीं का वहीं भरा रहेगा, और भरे रहने के कारण उस पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा, तो उस पानी के साथ में भरकर के आए हुए लवण जो है वो भी क्या हो जाएंगे, वही जमा हो जाएंगे, और वही जमा होने के कारण लवणीयता को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। क्या कर देगा, लवणीयता को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए मृदा के ऊपर कड़ी परत जमने के कारण, मृदा के ऊपर
कड़ी पर जमने के कारण जल नीचे की सतहों पर नहीं पहुंच पाता, जिससे जल द्वारा बहाकर लाए हुए लवण मृदा की ऊपरी परत पर जम जाते हैं। ऊपरी परत पर जम जाते हैं। ऊपरी परत पर जम जाते हैं। अच्छा दोबारा बोलूं क्या? लिखिए पढ़िए, मृदा परिक्षेपिका में कड़ी परत, इसमें लिखिए मृदा के ऊपरी, आइए लिखो मृदा के ऊपर कड़ी परत जमने के कारण मृदा के ऊपर अब बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है? पहले इसको लिख लो बेटा, ये पहले वो टॉपिक तो मैंने बिठा दिया है, वो लिखा दूंगा थोड़ी देर बाद से, और इसको लिख लो कि जो टॉपिक आपको चल रहा है इसको लिख लो। ऊपर कड़ी परत जमने के कारण जल नीचे की सतह पर नहीं पहुंच पाता, जिससे जल द्वारा बहाकर लाए हुए लवण जो है कहाँ जमे हुए रहते हैं? ऊपरी सतह पर जमे हुए रह जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है बेटा सभी का? आगे लिखिए नेक्स्ट टॉपिक एफ। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एफ। इसमें लिखिए क्षारीय उर्वरकों का लगातार क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करो। लगातार प्रयोग, ये तो उदाहरण ऐसे ही करता हूँ। सारा दिख रहा है, ठीक है बेटा जी? सही है। अब लिखिए क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। इसमें लिखिए बेटा जी मृदा में लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा में लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से क्षारीय लवण मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित
हो जाते हैं। अब देखिए बेटा क्या है, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से क्या होगा कि यदि हम खेत के अंदर क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करेंगे, अब क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से क्या होगा, उन उर्वरकों का पूरा उपयोग नहीं होगा। अब पूरा उपयोग नहीं होने के कारण जो उर्वरक बच गए या जो क्षारीय आयन बच गए वो उस मृदा में नहीं है, फिर अगले साल उसका फिर यूज किया, फिर उसके अगले साल फिर यूज किया, तो बचे जितने बचते रहे और बचने से क्या होगा, इन क्षारीय लवण जो है इनकी मात्रा क्या होगी उस मृदा में बढ़ जाएगी, और क्षारीय लवण की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, आपकी मृदा किस हो जाएगी, लवणीय मृदा हो जाएगी। मृदा किस हो जाएगी, लवणीय मृदा आपके हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, आगे हम पढ़ेंगे लवणीय एवं